संख्या 7 होती है, कान में हड्डी की संख्या 6 होती है, एक कान में 3, दूसरा कान में भी 3, तो मिला जुला कर 6 हो गया। मेलियस इनका स्टेप्स जो होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं। इसकी मोटाई की बात किए थे तो इसकी मोटाई कितनी होती है, 0.6 mm होती है। शरीर के सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो वो स्टेप्स होता है जो मध्य कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे, क्या सबसे बड़ी हड्डी की बात किए थे तो फीमर को कहीं कहीं उड़ू भी लिखा जाता है, जो जांघ में होता है। सबसे कमजोर हड्डी की बात किए थे तो वो कॉलर बोन, जिसे हसूली बोलते हैं, जो आपको ये वाला जो बताया था ये कॉलर बोन होता है। सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े की हड्डी होती है, क्या जबड़े की हड्डी होती है, और जिसे डंड्राई के नाम से भी जाना जाता है। सबसे चमकीली हड्डी की बात किए थे तो टिबिया, क्या टिबिया जो होता है सबसे चमकीली हड्डी होती है, और ये टांग में होता है। कहाँ पर, पटेला के नीचे होता है टिबिया या फिबुला, अगल बगल में होता है टिबिया फिबुला। तो आपको याद रखना पड़ेगा। पटेला जो होता है सिस्मोइड बोन का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो इसियम नाम की हड्डी पर जोड़ पड़ता है जो पेल्विक का भाग होता है। मांसपेशियां और अस्थियां मिलता है तो टेंडन कहलाता है, और अस्थि और अस्थि मिलता है तो लिगामेंट कहलाता है। अस्थियों के जोड़ के पास, क्या अস্থियों के जोड़ के पास एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम होता है साइनोवियर, क्या अस्थियों के जोड़ के पास एक द्रव पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं अस्नोवियर, क्या साइनोवियर बोला जाती है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करती है। यानी कि हड्डियां जो मुड़ता है तो मुड़ने में मदद कम करता है। यही साइनोवियर नामक द्रव जो होती हैं जो अस्थि के पास होती हैं, जहां अस्थियां जो होता है, अस्थियां के जोड़ जो होता है वहीं पर साइनोवियर नाम के द्रव पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इसका काम होता है हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इस द्रव की कमी जब हो जाता है, इसी द्रव की कमी जब होता है तो गठिया नाम की बीमारी हो जाता है। क्या गठिया नाम की बीमारी क्यों हो जाता है, क्योंकि अस्थियों के जोड़ के पास साइनोवियर नामक द्रव जो होता है उसकी कमी हो जाता है। क्या साइनोवियर नामक जो द्रव है जो ज्वाइंट के पास होता है, अगर उसकी संख्या कमी होगा, उसकी संख्या में कमी हो जाएगा या उसके मात्रा में कमी हो जाएगा, साइनोवियल की मात्रा में कमी होगा, तो कहने का मतलब तभी आपको एक बीमारी हो जाएगा। डॉक्टर इसे गठिया के नाम दे देते हैं, क्या गठिया के नाम दे देते हैं डॉक्टर साहब। तो गठिया बीमारी कैसे होता है, गठिया बीमारी होता है यदि साइनोवियल नाम के जो लिक्विड है, क्या साइनोवियल नाम के जो लिक्विड है उसकी मात्रा में कटौती होना, क्या उसकी मात्रा में कटौती होना। जैसे ही साइनोवियल नाम के जो द्रव होगा उसकी मात्रा में जब कटौती होगा तो एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम होता है गठिया। क्या गठिया नाम की बीमारी बस उसी साइनोवियल जो लिक्विड होता है उसी के कमी की वजह से होता है। क्या उसी के कमी की वजह से होता है। खोपड़ी के पीछे एक खाली स्थान होता है, क्या खोपड़ी के पीछे जाओगे तो खाली स्थान मिलता है जिसका नाम होता है फोरेमेन मैग्नम, क्या फोरेमेन मैग्नम, जो यहाँ से जो बहुत सारे वायर जो कह सकते हो, यानी कि कशेरुक दंड बोल सकते हो उसको, जहाँ से लिंक होता है, वो क्या करता है, वो करता है वहीं से आपको अटैच होता है, वहीं से क्या होता है, अटैच होता है। तो यहाँ तक हम पिछला वीडियो बता दिए थे, तो उस वीडियो को आप अच्छा से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ, क्या आगे की बात आज करता हूँ। अस्थि कोशिका से हम स्टार्ट करते हैं, क्या अस्थि कोशिका से क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो अस्थि कोशिका क्या जाती हैं, बोन सेल के नाम से जाना जाता है। क्या बोन सेल के नाम से जाना जाता है। अस्थि कोशिका मतलब बोन सेल के नाम से जाना जाएगा। तो सबसे पहले बोन सेल जो होती है इसका मतलब क्या होता है, अस्थि कोशिका का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि आप एक्सीडेंट कर गए, क्या आप क्या कर गए, एक्सीडेंट कर गए, तो एक्सीडेंट जब आप कर जाओगे तो हाथ आपका टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, कोई जो शरीर का अंग जो है वो टूट जाता है भाई, तो उसको जुटना चाहिए, क्या जुटना चाहिए ना। अगर नहीं जुटेगा तो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, वो अंग क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा ना। तो वो शरीर को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होती है। यहाँ पर क्या शरीर को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होता है। तो भरपाई कौन करता है भाई, हड्डी अगर टूट गया है तो उसको भरपाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इसे प्लास्टर बोलते हैं, डॉक्टर के पास जाता है, प्लास्टर करवा देते हैं। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं और कैल्शियम का प्रयोग कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लगा होता है और उसी के माध्यम से क्या होता है, उसको ठीक कर दिया जाता है। तो कैसे ठीक होता है, क्यों ठीक होता है, चलिए इसी के बारे में विशेषता बतलाया गया यहाँ पर। तो बोन सेल जो होता है वो अस्थि कोशिका होता है। ये 3 तरह की चीजों में बांटते हैं हम लोग, क्या 3 तरह की चीजों में हम बांट देते हैं, जिसे हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं और ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं और ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। ये 3 चरण होता है, क्या 3 चरण होता है। और ये 3 चरण में क्या करते हैं हम लोग, हड्डी जोड़ देते हैं। क्या टूटा हुआ हड्डी को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। यानी डॉक्टर साहब टूटा हुआ हड्डी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखिए कैसे कैसे कहाँ पर जुड़ता है, कैसे कैसे जुड़ता है जो। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है, ऑस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, यह खराब जो अस्थि होता है, क्या जो खराब हो चुका अस्थि है, यानी जो बोन टूट गया है, क्या जो बोन टूट गया है, उस टूटे हुए जो बोन है उसको खाता है। क्या उसको खाता, नहीं खाओ, अगर नहीं खाएगा वो क्या करेगा, वो नहीं खाएगा तो वहाँ पर जो हड्डी है वो आ नहीं पाएगा। क्या वहाँ पर रियल हड्डी आ नहीं पाएगा। जैसे मान लो कि वहाँ पर हड्डियाँ टूट गया, ठीक है, हड्डियाँ जब टूट जाता है तो वहाँ पर अगल बगल की जो हड्डी होता है वहाँ पर सफाई होना चाहिए ना भाई, वहाँ पर सफाई रहेगा तब तो वहाँ जुटने का काम करेगा ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ पर हड्डी टूटा, क्या जहाँ पर हड्डी टूट गया तो उसके अगल बगल सफाई करने का काम होना चाहिए। सबसे पहले भाई आपको घाव हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले बैंडेज किया जाता है, सबसे पहले उसको साफ किया जाता है। जैसे ही साफ करके उसके बाद क्रिया आगे का प्रोसीजर किया जाता है। तो वहाँ पर साफ करने के लिए होगा ना, तो जैसे ही आपका हड्डी टूटता है तो अगल बगल क्या करना होता है, सफाई करना होता है। तो सफाई करने का काम कौन करता है, सफाई करने का काम ऑस्टियोक्लास्ट करता है। क्या ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या होती है कि जो खराब अस्थि हो चुका है उसको खाकर समाप्त करता है। क्या उसको खाकर समाप्त करता है। आता है इसे क्या बोलता है, बोन ईटिंग सेल के नाम से भी जाना जाता है।
बोन ईटिंग सेल के नाम से ओस्टियोक्लास्ट को जाना जाता है। याद रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि खाने वाले जो कोशिका होता है, अस्थि कोशिका, उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है ओस्टियोक्लास्ट। क्या नाम होता है? ओस्टियोक्लास्ट। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है क्या? यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है। ओस्टियोक्लास्ट को ओस्टियोक्लास्ट ही बोला जाता है। तो ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या हो गया कि जहाँ पर हड्डी टूटा है, क्या जहाँ पर हड्डी टूटा है वहाँ पर की हड्डी को खाकर खत्म करता है, क्या वहाँ पर की हड्डी को खाकर खत्म करता है, इसलिए इसे बोन ईटिंग सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे ओस्टियोब्लास्ट का। क्या ओस्टियोब्लास्ट का बात करेंगे तो ये अस्थि का निर्माण करता है। क्या ये जो ओस्टियोब्लास्ट होता है ये अस्थि को निर्माण करता है। ये इसका काम क्या होता है कि भाई जो हड्डी टूट गया, क्या जो हड्डी टूट गया तो वहाँ पर सेल जो बोन क्लास एक ऑस्टियोक्लास्ट जो था वो क्या किया था, वहाँ पर अगल बगल जो था वो गंदगी उनकी को साफ किया, ठीक है, खराब चीज़ों को खाकर समाप्त किया, खत्म किया। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर अब हड्डी बनना स्टार्ट होगा। वहाँ पर क्या होगा, वो गैप जो होता है वहाँ पर हड्डी बनना स्टार्ट होता है, और वही गैप में जो हड्डी बनना स्टार्ट होता है जो प्लास्टर डॉक्टर साहब करते हैं, तो इसका मतलब क्या, वो तीनों फंक्शनिंग करता है। वो जहाँ प्लास्टर होता है ना वहाँ तीनों फंक्शनिंग होता है। कौन कौन फंक्शनिंग करता है? तो यही ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। मैंने ऑस्टियोक्लास्ट क्यों बताया? इसलिए बताया कि जैसे मान ली कि हड्डी टूट गया ना, जैसे ही हड्डी टूटेगा तो वहाँ पर अगल बगल गंदगी रहेगा, तो भाई वहाँ पर साफ सफाई होगा ना, तो ओस्टियोक्लास्ट वही करता है सफाई करने का काम। फिर जब साफ कर दिया तो उसको पैचअप करेगा, उस हड्डी को पैचअप करेगा। पैचअप किसके माध्यम से करेगा? तो ये ओस्टियोब्लास्ट के माध्यम से करेगा। ओस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है कि ये अस्थि का निर्माण करेगा। तो बीच में अगर टूट गया तो वहाँ पर जोड़ेगा ना जी, तो कौन जोड़ेगा? तो जोड़ेगा तो ओस्टियोब्लास्ट जोड़ेगा। ओस्टियोब्लास्ट जोड़ेगा तो इसे क्या बोला जाती है? उसको बोन फॉर्मिंग सेल भी बोला जाती है। बोन फॉर्मिंग सेल भी बोला जाती है, इसको याद रखना पड़ेगा। फिर हम ओस्टियोसाइट की बात करेंगे। क्या ओस्टियोसाइट की बात करेंगे तो ये अस्थि को निर्माण कर देता है, मतलब पूरी तरह से परिपक्वता अगर देने की बात बोलेगा, क्या परिपक्वता देने की बात करेगा, तो यानी कि कह सकते हैं हम उससे काम कर सकते हैं। जैसे मेरा हाथ टूट गया तो जैसे ही हाथ टूट जाएगा, क्या जैसे ही हाथ टूट गया तो साफ सफाई पहले करेगा। तो साफ सफाई किसके माध्यम से करेगा? साफ सफाई जो करेगा वो ऑस्टियोब्लास्ट के माध्यम से करेगा। और जब साफ हो गया तो वहाँ पर हड्डी जोड़ेगा ना, जब हड्डी जोड़ेगा तो किसी माध्यम से जोड़ेगा? हड्डी जोड़ेगा तो ऑस्टियोब्लास्ट के माध्यम से जोड़ेगा। और जब जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया तो काम करेंगे हड्डी से, यानी कि जो हाथ टूट गया था अब हम उसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। तो काम करने के लिए हाथ जो हो गया, जो टूटा हुआ हाथ था, अब मैं उससे काम ले सकता हूँ। क्या अब उस हाथ से हम क्या कर सकते हैं? काम ले सकते हैं। तो काम लेने की बात आएगा, यानी हड्डी मजबूत हो चुका है, तो हड्डी जब मजबूत होता है यानी कि परिपक्वता दे देता है, तो उसी को हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ओस्टियोसाइट। इसे मैच्योर सेल भी बोलते हैं। क्या मैच्योर सेल भी बोलते हैं? क्यों? क्योंकि अब मेरा हाथ मैच्योर हो चुका है, टूट गया था ना, जुट गया, अब इसे काम लेना है तो मैच्योर हो गया। ये मैच्योर होने का मतलब ओस्टियोसाइट कहलाएगा। क्या ओस्टियोसाइट कहलाएगा। तो अस्थि कोशिका तीन तरह के, कौन कौन? ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। कौन? ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ओस्टियोक्लास्ट माने खाकर समाप्त करेगा, बोन ईटिंग सेल कहलाएगा। ब्लास्ट जो होगा, ओस्टियोब्लास्ट में फॉर्मिंग करता है, यानी कि बोन फॉर्म करने का काम कौन करता है? ओस्टियोब्लास्ट करता है। फिर हम ओस्टियोसाइट की बात करेंगे। तो ओस्टियोसाइट की बात करते हैं तो ओस्टियोसाइट में क्या होता है? परिपक्वता दे देता है, मतलब कि हड्डी बन के तैयार हो जाता है। वो हड्डी बन के तैयार हो जाता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं ना कि 15 दिन प्लास्टर रखना पड़ेगा आपको। क्या डॉक्टर बोलते हैं? ये जो प्लास्टर हुआ है, इस प्लास्टर को कम से कम 15 दिन रहने देना है। 15 दिन में आपको ऑटोमेटिक क्या करेगा? वो खोल देगा, वो गर्म पानी से क्या करेगा? खोल लीजिएगा, फिर आपका हाथ एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 3 माध्यम होता है जो 15 दिन को जो समय मिलता है, डॉक्टर जो 15 दिन का समय देते हैं कि भाई 15 दिन इस प्लास्टर को खोलना नहीं है। क्या 15 दिन इस प्लास्टर को खोलना नहीं है? क्योंकि वही 15 दिन का वैलिडिटी होता है, जिससे वो क्या होता है? हड्डी मजबूत हो जाता है, हड्डी तैयार हो जाता है और वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये अस्थि कोशिका की बात हो गया। आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि क्लास जो है आपको बहुत कम समय में अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको करवाया जाएगा। आज मैं अस्थि मज्जा, पहले अस्थि मज्जा जान लीजिए, उसके बाद ज्वाइंट हम पढ़ लेंगे। तो अस्थि मज्जा क्या होता है? अब अस्थि मज्जा की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में बोन मैरो बोला जाता है। क्या बोला जाती है? बोन मैरो के नाम से जानी जाती है। अस्थि मज्जा क्या होता है? तो अस्थियों के बीच जो होती हैं वो जालीनुमा आकृति होती है। क्या अस्थि के बीच में, क्या अस्थि के जो बीच में जाओगे तो बीच में क्या होगा? एक जाली के समान होगा, उसी जाली के समान को अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या उसी जाली की जो रूप है उस रूप को क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाती है? बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछ ली जाती है कभी कभी कि अस्थि मज्जा में क्या क्या बनता है। तो याद रखिएगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होती है। अस्थि मज्जा कहाँ होती है? तो हड्डी के बीच में एक जालीनुमा आकृति होती है। क्या हड्डी के बीच में एक जालीनुमा आकृति होती है, उसी जालीनुमा आकृति को क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। और उसी बोन मैरो में, क्या उसी बोन मैरो में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की चर्चा हम जब हम ब्लड बताएंगे तो हम ब्लड में उसकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की चर्चा हम विशेष मात्रा में करेंगे। ठीक है, अब हम चलिए ज्वाइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। ज्वाइंट होता क्या है? क्या ज्वाइंट होता क्या है? अब जिसे देखो, ज्वाइंट क्या होता है? ये हाथ देख रहे हैं तो हाथ में यहाँ पर ज्वाइंट है, देख रहे हो? यहाँ पर ज्वाइंट है। अंगुली में ये देखो, ये यहाँ पर ज्वाइंट है ना। फिर कमर के साइड में जब फीमर से जोड़ता है तो फीमर से पेल्विक में जोड़ता है, तो वो भी तो अटैच होता है एक दूसरे से, वो भी तो एक प्रकार के क्या है? ज्वाइंट ही है। फिर हम पटेला, जहाँ पर है प्लेट जो पैर में लगा हुआ है, जो पटेला जिसे बोलते हैं, तो पटेला जो कटोरी है वो कटोरी के पास भी क्या है? ज्वाइंट ही है।
ठीक है। तो ये केहुनी है, केहुनी भी कहीं ना कहीं की ज्वाइंट है, ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, तो स्केपुला से जुड़ा हुआ है, तो ये ज्वाइंट है। तो यही ज्वाइंट को हमको पढ़ना है। आप जान गए तो आप पढ़ लिए, क्या आप जान गए तो आप पढ़ गए, बस इसी चीज़ को एक कैटेगराइज में बांट देते हैं हम। इसी चीज़ को जो हम बताए इसी को कैटेगराइज करना है बस। तो कैटेगराइज करना, क्योंकि क्वेश्चन तो कैटेगराइज में आएगा, क्वेश्चन जो बना के देगा तो ऐसे थोड़े देगा यार कि घुटना को केहुनी से जोड़ने वाला चीज़ को क्या कहते हैं, इस तरह से थोड़े आएगा, कैटेगराइज में आता क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले संधि होता क्या है, तो संधि को इंग्लिश में ज्वाइंट बोलते हैं। कंकाल का वह स्थान, क्या कंकाल का वह स्थान जहां इस तरह से मोड़ रहे हैं, तो मोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट है, ज्वाइंट है इसलिए मोड़ रहे हैं ना। आप दरवाजा देखे होंगे, दरवाजा एक ही ओर खुलता है, एक ही ओर खुलता है, कभी कभी क्या होता है दोनों तरफ खुल जाता है, तो ज्वाइंट रहने पर ही खुलता है ना। अगर ज्वाइंट नहीं हो, दरवाजा में ज्वाइंट ही नहीं हो, तो क्या खुल पाएगा, क्या नहीं खुल पाएगा ना। तो ज्वाइंट इसी के मतलब ये रहता है कि एक तरफ भी जाए दूसरी तरफ भी जाए, हिल डुल भी कर सकता है, तो वो ज्वाइंट होता है, वो क्या होता है, ज्वाइंट होता है। चलिए, अब ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, मेन क्वेश्चन है कि ज्वाइंट होता कितने तरह के है। तो याद रखिएगा ज्वाइंट 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। वैसे हम 3 तरह के बोल सकते हैं, क्या 3 तरह के बोल सकते हैं। कौन कौन, एक होता है इमूवेबल। इमूवेबल मतलब क्या होती है, अचल, जो चल फिर नहीं चल सकता, क्या अचल जो होती हैं जिसे इमूवेबल बोला जाती है, क्या इमूवेबल बोला जाती हैं, जो चल फिर नहीं सकता है, जो हिल डुल नहीं सकता है। एक होता है स्लाइटली मूवेबल, क्या एक क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल होती है। स्लाइटली मूवेबल मतलब क्या हुआ कि वो थोड़ा थोड़ा क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, क्या थोड़ा थोड़ा मूव कर सकता है। और एक होता है फ्रीली मूवेबल, क्या एक क्या होता है, फ्रीली मूवेबल होती है। वो फ्रीली जो मूवेबल होता है वो क्या करता है, वो पूरी तरह से क्या मूव करता है, वो पूरी तरह से मूव करता है। वो ज्वाइंट जो होगा वो पूरी तरह से मूव करेगा। तो हम 3 तरह की कैटेगरी में ज्वाइंट को बांट देते हैं। पहला हम क्या बताए, पहला हम बताए इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब क्या होती है कि वो न हिलेगा न डुलेगा, एकदम बिल्कुल जहां पर है वहीं पर रहेगा, तो ये इमूवेबल हो गया। दूसरा है स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल में धीरे धीरे क्या करेगा, मूव करेगा, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा। और तीसरा जो होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है। फ्रीली मूवेबल का मतलब क्या होती है, ये पूरी तरह से मूव करेगा, क्या पूरी तरह से चारों दिशा में मूव करेगा। तो यहाँ 3 तरह में हम बांट दिए। अब फ्रीली मूवेबल में भी 5 कैटेगरी होती हैं, क्या फ्रीली मूवेबल में भी 5 कैटेगरी होती है, जो जिसको याद करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है। बॉल एंड सॉकेट, हिंज बोन, पायरोट बोन्स और ग्लाइडिंग और सैडल, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन, फ्रीली मूवेबल जो होती हैं वो 5 तरह की होती हैं। बॉल एंड सॉकेट जिसे कंदुक खालिका भी बोली जाती है। हिंज का मतलब कब्जा होता है, क्या हिंज बोन क्या होता है, कब्जा। और पायरोट खूटी, पायरोट क्या होता है, खूटी होती है। ग्लाइडिंग क्या होता है, ग्लाइडिंग फिसलने वाला हड्डी होता है, उसको ग्लाइडिंग बोला जाती है। और एक सैडल होता है जो बॉल एंड सॉकेट जो होती हैं उसी का छोटा रूप होती है। बॉल एंड सॉकेट बड़ा रूप होता है और जो सैडल होता है उसी बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप होता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। तो अब इन्हीं तीनों की हम चर्चा डीप में करेंगे, और डीप में करके एक समय आएगा जब आपको फिनिश हो जाएगा, क्या फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले इमूवेबल की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ज्वाइंट पर है तो वो 3 कैटेगराइज में बांट दिए थे, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। तो इमूवेबल में बात करेंगे तो चूंकि इस संधि को फिक्स बोला जाता है, फिक्स ज्वाइंट बोला जाती है, मतलब ये कभी हिल डुल नहीं कर सकता है, ये जहां पर भी है ना वहां पर ही बिल्कुल रहेगा, ये ना हिलेगा ना डुलेगा। तो ऐसी संधि को क्या बोलते हैं, इमूवेबल संधि बोलते हैं। जैसे खोपड़ी, अरे खोपड़ी है तो खोपड़ी को तुम हिला सकते हो, क्या हिला के दिखाओ, तो कोई नहीं हिला पाएगा क्योंकि खोपड़ी हिलता ही नहीं है। तो खोपड़ी जब नहीं हिलेगा तो क्या इमूवेबल है, ये भी एक तरह के ज्वाइंट ही है लेकिन मूव नहीं करता है। क्यों, क्योंकि वो एक स्थान पर ही है, उसको मूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया, फ्रीली मूवेबल होती है। लेकिन एक और है दांत, दांत जो है वो क्या मूव कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अरे भाई दांत जो है 32 जो दांत है वो तो जहां पर है वहीं पर है ना, वहां तो हिल डुल रहा है, क्या नहीं हिल डुल रहा है भाई, दांत है तो कहाँ हिल डुल रहा है। तो ये क्या होता है, ये इमूवेबल जो होती है इसको मूव नहीं किया जाता है। एक होता है स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा थोड़ा मूव करेगा, क्या ऐसा ज्वाइंट जो थोड़ा थोड़ा मूव करे, क्या ऐसा ज्वाइंट जो थोड़ा थोड़ा क्या करे, मूव करे। तो ऐसी संधि को हम क्या बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा थोड़ा मुड़ता, ज्यादा नहीं मुड़ेगा, थोड़ा थोड़ा मुड़ेगा। जैसे हम किसकी बात करेंगे, जैसे हम रिब्स की बात करते हैं, पसली के। तो योगा करते हो, बहुत सारा लड़कियां योगा करता है, बहुत सारे लड़के योगा करते हैं, तो क्या करते हैं, देखते हो कि कमर को पूरा एकदम पूरा हिला देते हैं और छाती को पूरा एकदम गजब कर लेते हैं। देखते हो, कभी देखे हो क्या, मतलब क्या मतलब कहने का मतलब है कि वो मूव थोड़ा थोड़ा ही करेगा पर करेगा, क्या थोड़ा ही करेगा पर करेगा। तो रिब्स मुड़ता है, रिब्स मुड़ता है पर धीरे धीरे मुड़ता है। उसी प्रकार से कशेरुकी दंड जो होता है, जो पीछे की साइड में बताए थे, वो भी थोड़ा थोड़ा मूव करता है। आप योगा करते हो तो पीछे इस तरह से करते होगे तो मूव करता है, तो मूव करता है थोड़ा थोड़ा ही तो मूव करता है ना, चारों दिशा में थोड़ा मूव करता है, थोड़ा थोड़ा मूव करता है। तो ये स्लाइटली मूवेबल हो गया, क्या थोड़ा थोड़ा मूव रहा है, तो ये क्या हो गया, स्लाइटली मूवेबल हो गया। फिर हम बात करते हैं फ्रीली मूवेबल, क्या फ्रीली मूवेबल की बात करेंगे, जिसे हम पूर्ण संधि बोलते हैं, क्या पूर्ण संधि इसको बोलते हैं। तो जैसा कि नाम से पूरा निष्कर्ष निकल रहा है कि पूरी तरह से क्या करेगा, मूव करेगा, पूरी तरह से मूव करेगा। तो ये क्या होता है, ये फ्रीली मूवेबल होती है। तो इसी को हम 5 कैटेगराइज बताए थे। कौन कौन बताए थे, तो एक होता है बॉल एंड सॉकेट, क्या एक होता है बॉल एंड सॉकेट, जिसका हिंदी बोलाती है कंदुक खलकी, क्या कंदुक खलकी बोले जाती है। हिंदी याद रखना पड़ेगा, कभी कभी हिंदी भी पूछ लिया जाता है, तो हिंदी की भी जानकारी आपको होना चाहिए। बॉल एंड सॉकेट का हिंदी मतलब क्या होती है, कंदुक खलकी होता है, क्या कंदुक खलकी होता है। इस प्रकार के संधि में क्या होता है, एक गुहा होता है। एक गुहा मतलब क्या होता है, गुहा मतलब होता है खाली स्थान, क्या गुहा मतलब क्या होता है, खाली स्थान होता है।
तो एक इसमें क्या होता है, एक गुहा होता है जो दो दो चीज़ों को क्या करता है, जोड़ने का काम करती हैं। जैसे हम बोलते हैं क्या, पेल्विक और फीमर। पेल्विक जो कमर के साइड में होता है पेल्विक, और फीमर को जो जोड़ता है, तो वह बॉल एंड सॉकेट की तरह होता है क्या, बहुत गोल स्थान, खाली स्थान होता है जहां से वो जुड़ा होता है क्या, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। आप देखेंगे जंघा में जो होता है वो पेल्विक जो होता है, जो फीमर है उसके बीच में क्या होता है, बीच में एक गड्ढा समान होता है क्या, वही गड्ढा में क्या करता है, उस चीज को जकड़े हुए रहता है, उसके बॉल सॉकेट को जोड़ने का काम करती हैं। यानी कि पेल्विक को फीमर से जोड़ रहा है क्या, पेल्विक को फीमर से जोड़ रहा है, तो वो हो जाएगा क्या, बॉल एंड सॉकेट की कैटेगरी में चल जाएगा। एक होता है स्कैपुला। स्कैपुला क्या है, पीछे के साइड में जो है उसको स्कैपुला हम बताए थे। तो इस स्कैपुला को ह्यूमरस से क्या, स्कैपुला से ह्यूमरस से जोड़ता है क्या, ये जो काख जो साइड में देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक गुहा ही तो है जहां से दोनों कनेक्ट हो गया है, जहां से क्या हो गया, दोनों पीछे साइड जो स्कैपुला है और ह्यूमरस है, दोनों एक दूसरे से अटैच हो गया है। अटैच मतलब संधि हो गया है, तो वो संधि को क्या बोलते हैं, यानी कह सकते हो आपकी पेल्विक को फीमर से क्या, पेल्विक को फीमर से जो जंघा में होता है, और ह्यूमरस को क्या, ह्यूमरस से स्कैपुला से जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो बॉल एंड सॉकेट हो जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा भाग है, एक बॉल एंड सॉकेट की तरह काम करता है ये, इसीलिए इसको क्या बोलाते हैं, इसको गुहा में पैचअप किया जाता है। गुहा जो होता है, जो खाली स्थान होता है, उसमें पैचअप कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा भाग में होता है क्या, ये बहुत बड़ा भाग में होता है। तो बॉल एंड सॉकेट में यही होता है कि पेल्विक जो होता है, पेल्विक को फीमर से जोड़ता है और एक स्कैपुला को ह्यूमरस से जोड़ता है। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भाई पेल्विक जो होता है, पेल्विक और फीमर को जोड़ने में किस संधि का उपयोग किया जाता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा बॉल एंड सॉकेट। क्या, बॉल एंड सॉकेट का जोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन करेगा कि स्कैपुला जो होता है, स्कैपुला जो होता है और स्कैपुला और ह्यूमरस को जोड़ने वाला संधि क्या कहलाता है, तो आपको बॉल एंड सॉकेट मारना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम हिंज ज्वाइंट के बारे में चर्चा करते हैं। हिंज ज्वाइंट जो होती है वो कब्जा बोला जाती है। क्या, कब्जा बोला जाती है। हिंज मतलब होता है कब्जा। क्या, कब्जा होता है। कब्जा का मतलब क्या हुआ कि एक और खुलेगा दूसरा और नहीं खुलेगा। क्या, एक और खुल जाएगा दूसरा और नहीं खुलेगा, तो उस स्थिति में क्या बोलती हैं, उसको कब्जा बोला जाती है, यानी हिंज ज्वाइंट बोला जाती है। जैसे हम बात करेंगे केहुनी को, केहुनी क्या होता है, ये वाला केहुनी हो गया, ये वाला क्यों नहीं हो। अब देखो एक साइड तो मूव कर रहा है, क्या, एक साइड मूव कर गया, लेकिन अब दूसरा साइड लो, अब ये टूट रहा है। क्या, अब ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। अगर दोनों साइड हो जाएगा तो वो टूट जाएगा भाई, दोनों साइड हो जाएगा टूट जाएगा। तो एक ही साइड हो रहा है ना, देख ये एक साइड हो गया, तो ये एक साइड हो गया, तो ये क्या हो गया, केहुनी एक साइड मूव कर रहा है ना, दोनों साइड तो मूव नहीं कर रहा भाई, दोनों साइड मूव कर रहा है, टूट जाएगा। क्या, हाथ में टूट जाएगा। तो ये केहुनी जो होता है वो एक साइड मुड़ेगा, दूसरा साइड नहीं मुड़ेगा, तो एक ही साइड मुड़ना चाहिए, तो ये कब्जा होता है। क्या, कब्जा होता है। तो हिंज ज्वाइंट हो गया। फिर हम बात करते हैं पायरोट ग्लैंड की। पायरोट ज्वाइंट जो होता है उसको खूटी बुलाती है, खूटी। अब देखो सर जो है, ये कपाल जो है इसको क्या बोला जाता है, कपाल बोला जाती है। ये कपाल कहीं पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, तो गर्दन में रखा हुआ है। ये गर्दन देख रहे हो, तो यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसी को क्या बुलाती है, खूटी बुलाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, खूटी बोला जाती है, खूटी बोला जाता है। फिर हम बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है, एक दूसरे पर ये फिसलता है, एक दूसरे पर क्या होता है, फिसलता है। जैसे हथेली जो होता है क्या होता है, जिसे कार्पल और मेटाकार्पल बोल सकते हो। कार्पल ये वाला हो गया, मेटाकार्पल ये वाला, इस साइड में जो हो गया मेटाकार्पल हो गया। और कार्पल जो होता है वो कलाई को बुलाती है। कलाई जो ये वाला कलाई होता है, इसको मेटाकार्पल और मेटाकार्पल के द्वारा बताए जाते हैं। तो ये फिसलने का काम करती हैं। इसको फिसलने मतलब क्या है, ग्लाइडिंग करेगा, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट में आएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब पूछेगा कि क्वेश्चन करेगा कार्पल जो है वो उसका ज्वाइंट क्या कहलाता है, तो कार्पल का ज्वाइंट कहलाता है क्या, तो कार्पल का ज्वाइंट कहलाता है ग्लाइडिंग। उसी प्रकार मेटाकार्पल पूछेगा, तो मेटाकार्पल पूछेगा तो भी हो जाएगा, ग्लाइडिंग हो जाएगा। टार्सल पूछ देगा कि टार्सल में कौन सा ज्वाइंट होती है, तो टार्सल में भी हो जाता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। कौन सा हो जाता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो जाता है। फिर हम बोलेंगे मेटाटार्सल, तो मेटाटार्सल में भी क्या हो जाता है, कौन सा ज्वाइंट हो जाता है, तो मेटाटार्सल में भी ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो जाता है। तो इतना आपको जानकारी आपको होना चाहिए। कमेंट आता है कि बहुत फास्ट हूँ, अरे भाई फास्ट रहना पड़ेगा। अगर फास्ट नहीं रह पाओगे ना तो बहुत पीछे रह पाओगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जब तक फास्ट नहीं रहोगे तब तक सिलेबस कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यह महासागर है, समुद्र तो है नहीं, ये क्या है, महासागर है। पढ़ना बहुत ज़्यादा है, पढ़ना क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ों को कवर करना होता है। तो जब आपको समझ में आएगा तो कमेंट करें, मैं उसे पढ़ाने का पुनः प्रयास करूँगा, आपको उसको रीचेक करूँगा। लेकिन आप ये कह रहे हो कि मैं जल्दी करता हूँ, तो जल्दी करना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा कंप्लीट करना होता है, चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना होता है। मैं क्या बता रहा हूँ कि ये महासागर है, सागर नहीं है, महासागर है। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो आप धीरे धीरे जाओगे तो पीछे रह जाओगे। चलो तस रफ्तार में चलो, समझते हुए चलते हैं, फटाफट काम करते हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें। तो एक लास्ट बच गया सैडल। क्या, सैडल ज्वाइंट बच गया। तो ये बॉल एंड सॉकेट का सबसे छोटा रूप होता है। जो बॉल एंड सॉकेट होता है ना, वो बॉल एंड सॉकेट का सबसे छोटा रूप होता है। क्या, सबसे छोटा रूप होता है। कौन सा, सैडल ज्वाइंट जो होती हैं। यानी कि जो बड़ा जो गुहा था, वो बड़ा गुहा इसमें नहीं रहता, इसमें छोटा गुहा होता है। ये भी खाली स्थान होता है लेकिन छोटा होता है। जैसे अंगूठा देख रहे हो, चारों तरफ मूव कर रहा है, कि नहीं मूव कर रहा है, ये चारों तरफ मूव कर रहा है। मेरा अंगूठा देखो, मेरा अंगूठा चारों तरफ मूव कर रहा है कि नहीं। तो ये भी एक गुहा में रहता है, लेकिन इसकी गुहा क्या है, छोटा है। ये सैडल और
ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। ये ज्वाइंट जो होता है वो एक दूसरे से लिंक किस में होता है, बॉल एंड सॉकेट की तरह ही होता है। बॉल एंड सॉकेट में बड़ा गुहा होता है और सैडल में जो होता है छोटा गुहा, बस इतना सा ही अंतर होता है। सारा चीज़ मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं बताया था कि मैं पूरा जो ज्वाइंट था उसको मैं रिवीजन करूंगा और रिवीजन करके इसको अंत करूंगा। पूरी तरह से बोन्स खत्म हो गया। तो चलिए मैं पूरी तरह से कंकाल को रिवीजन कर देता हूँ। 10 मिनट या 5 मिनट लगेगा, उसको मैं रिवीजन करने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले कंकाल तंत्र बताया था, स्केलेटल सिस्टम हुआ। स्केलेटल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये कंकाल शरीर को आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है, जंतुओं में चलने फिरने में मदद करता है। ये बाह्य कंकाल तंत्र होती हैं और आंतरिक कंकाल तंत्र होती हैं। बाह्य कंकाल को एक्सोस्केलेटन बोला जाती हैं, जबकि आंतरिक कंकाल को अंदर वाला जो होता है उसको इंडोस्केलेटन बोला जाती हैं। फिर हम बताए थे कि केकड़ा हुआ, तिलचट्टा हुआ, मकड़ी हुआ, चींटी हुआ, घोंघा हुआ, मधुमक्खी हुआ, सीप हुआ, शंख हुआ। ये सब इसमें क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। इसमें जो हड्डी पाई जाती है वो बाहरी अंग में पाई जाती हैं। लेकिन एक चीज़ और बताया था कि कछुआ जो होता है, कछुआ में आंतरिक और बाहरी दोनों कंकाल होती हैं। कछुआ जो होती हैं वो आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल होती हैं। इस चीज़ को याद रखने के लिए हम बोल दिए थे। आंतरिक कंकाल जो होता है वो इंडोस्केलेटन होती हैं। इंडोस्केलेटन जो होती है वो शरीर के अंतर मांसपेशियों के नीचे पाई जाती हैं, जो शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। जैसे हम कुत्ता बोलते हैं, बिल्ली बोलते हैं, मानव बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, ये क्या है, ये आंतरिक अंग देता है। कंकाल तंत्र जो होता है वो अस्थि और उपास्थि का मिलन होता है। क्या, अस्थि और उपास्थि दोनों का मिला दोगे तो कंकाल तंत्र बन जाएगा। उपास्थि क्या होता है, ये बहुत ही मुलायम होता है, केवल कैल्शियम फॉस्फेट में पाया जाता है, जिसको हम CH3PO4 हॉल ट्वाइस के नाम से जाना जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता नहीं है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा क्या होता है, नहीं के बराबर होती है, मतलब नहीं ही होती है। तो उपास्थि में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होती है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या, इसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। फिर हम बोन की बात करेंगे, अस्थि की बात किए थे। तो अस्थि क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भी देखने को मिलता है। अस्थि में 50% पानी होता है और 50% कार्बनिक अम्ल होता है, कार्बनिक पदार्थ पाई जाती हैं। हम ये बताए थे कि अस्थि जो होती हैं वो सीन प्रोटीन पाई जाती हैं, जबकि उपास्थि में कैंड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डी का जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। जन्म के समय हड्डी कितना होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त हड्डी की संख्या 300+ होता है, जबकि जब बाल्यावस्था में होता है हड्डी की संख्या 208, और जब वयस्क हो जाता है तो हड्डी की संख्या 206 हो जाता है। फिर हम बताया था कि मानव शरीर के 2 भागों में बांटा गया है अस्थि को, पहला अपेंडिकुलर और दूसरा एक्सियल। क्या, पहला अपेंडिकुलर और दूसरा एक्सियल। पहला जो अपेंडिकुलर होता है उसको अनुबंधीय उपांगीय बोला जाती हैं हिंदी में, और एक्सियल को अक्षीय बोला जाती हैं। अनुबंधीय उपांगीय जिसको बताया था अपेंडिकुलर होता है और ये शरीर को सीधा रखने में, चलने फिरने में मदद करती है। इसकी संख्या की बात किए थे तो ये 126 होता है। क्या, 126 होता है। इसी दोनों को बात किए थे। अब चलिए हम हाथ, पैर और पेल्विक का स्केपुला जो बताए थे वो अपेंडिकुलर बताए थे। हाथ में 30 हड्डी होती हैं, 2 हाथ में 60 हड्डी। उसी प्रकार एक पैर में 30 हड्डी तो 2 पैर में 60 हड्डी। तो और पेल्विक स्केपुला जो होती है 2 होता है, 2 3 6 और 30 गुना 60, 30 गुना 60, 60 गुना 120, 126 जो हड्डी होता है वो एपेंडिकुलर में होती हैं। हाथ में क्या क्या बताए थे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल फ्लेंजिस। और पैर में क्या बताए थे, पैर में बताए थे फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल फ्लेंजिस। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल फ्लेंजिस। तो ये पैर में बताए थे। पेल्विक स्केपुला जो बताया था वो पेल्विक कमर में। स्केपुला जो होता है क्या, कैल्विक ये वाला, और स्केपुला पीछे वाले साइड में होता है। एक्सियल की बात की थी, शरीर के बीचों बीच में होता है, कोमल अंगों को रक्षा प्रदान करता है। संख्या की बात करते हैं 80, क्योंकि 126 को जोड़ना होगा तो 126 में कितना जोड़ेंगे तो 206 हो जाएगा। तो 126 में हम 80 जोड़ेंगे तो 206 हो जाएगा। तो 80 जो बोन्स होता है वो एक्सियल होता है। क्या, 80 बोन्स जो होता है वो एक्सियल होती हैं। कशेरुक दंड में 26 बोन होता है, रिब्स में 24 होती हैं, एक होता है स्टर्नम, यानी कि 26, 24, 50, 51, और 29 जो होता है वो कपाल में होती हैं। कपाल को कपाल बोले जाती हैं, कपाल बोले जाती हैं, कहीं कहीं माथा बोलते हैं, सिर बोलते हैं, हेड बोलते हैं, जो भी बोलना है बोल दो। उसके बाद चेहरा में, सिर में जो आएगा वो चेहरा आएगा, कान आएगा, हाइड आएगा, कपाल आएगा। क्या, चेहरा भी आएगा, कपाल आएगा, और कान आएगा और हाइड आएगा। आपको बात करते हैं हम चेहरा में, तो चेहरा में 14 हड्डी होती हैं। हाइड एक होती है गला में, और कान में 6 हड्डी होती हैं, और कपाल जो होती है इसको क्रेनियम बोला जाती है, इसमें 8 हड्डी होती हैं। जोड़ दोगे तो हो जाएगा 29, 51 जोड़ोगे तो हो जाएगा 80, यानी अपेंडिकुलर में 126 और एक्सेल में 80 जोड़ दोगे तो 126, 206 हड्डी हो जाएगा। और एक बच्चा जो वयस्क होता है, वयस्क जो होता है उसमें हड्डी की संख्या कितना होता है, 206 हड्डी होती हैं। मैंने 206 को कंप्लीट कर दिया। फिर हम बात किए थे हड्डी, विविध हड्डी के बारे में बात किए थे कुछ। गर्दन में हड्डी की संख्या 7 होती हैं, कान में हड्डी की संख्या 6 होती हैं, क्योंकि एक कान में 3 हड्डी तो दूसरे कान में भी 3 होगा, तो 3 + 3 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। कौन कौन होती हैं, तो मेलियस इनका स्टेप्स होता है। स्टेप्स जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं। इसकी मोटाई की बात किए थे तो 2.6 mm होती हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो स्टेप्स होती हैं, ये मध्य कान में अवेलेबल होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो उरुअस्थि, जिसे फीमर के नाम से जाना जाती हैं। सबसे कमजोर हड्डी की बात करेंगे तो कैल्विक, जिसे हम हसूली के नाम से भी जानते हैं। सबसे मजबूत हड्डी की बात करेंगे तो जबड़े की हड्डी होती हैं, जिसे हम डेंड्राई के नाम से जाना जाता है। सबसे चमकीली हड्डी की बात करेंगे तो यह टिबिया हो जाएगा, और टिबिया और फिबुला जो होती हैं वो पटेला के अगल बगल होती हैं। पटेला जो टांगे में होती हैं, पटेला के नीचे जाओगे तो टिबिया और फिबुला मिलेगा, और पटेला जो होता है
सिस्मॉइड बोन का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो एसियम नाम की हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का भाग होता है। जहाँ मांसपेशियाँ और अस्थि मिलता है उसको हम टेंडन बोलते हैं। जहाँ हड्डी और हड्डी मिलता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। और जहाँ मांस और मांस जुड़ता है तो उसको फ्लेक्सोर के नाम से जाना जाती हैं। अस्थियों के जोड़ के पास एक साइनोवियल नाम के द्रव पाई जाती हैं, जहाँ हमें हेल्प क्या मिलता है, उस हड्डी को मूव करने में बहुत हेल्प मिलता है। इस द्रव की जब कमी होगा तो डॉक्टर बोल देते हैं गठिया आपको हो गया। क्या गठिया नाम की बीमारी कैसे हो जाती है? तो गठिया नाम की बीमारी जो हो जाती है वो जॉइंट के पास साइनोवियल नाम के द्रव की कमी हो जाती है। जैसे ही साइनोवियल नाम के द्रव की कमी होगा एक गठिया नाम की बीमारी आपको हो जाएगा। फिर हम बताएं कि खोपड़ी में पीछे की खाली गुहा होता है जिसे हम फोरेमेन मैग्नम बोलते हैं। कोशिका अस्थि जो होती हैं उसको 3 भागों में बांटते हैं, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ओस्टियोक्लास्ट जो होती हैं यह खराब अस्थि को खत्म कर देता है, अतः इसे बोन ईटिंग सेल के नाम से जानी जाती हैं। ओस्टियोब्लास्ट जो होती हैं वो अस्थि का निर्माण करता है, ये बोन फॉर्मिंग सेल के नाम से जानते हैं। ओस्टियोसाइट जो होती है वो परिपक्वता देता है, मतलब उस हड्डी बनकर तैयार हो जाती हैं, जो टूटा हुआ हड्डी था वो बनकर रेडी हो जाती है, अब मैं उससे काम कर सकता हूँ। तो इसे बोन फॉर्मिंग सेल के नाम से नहीं बल्कि मैच्योर सेल के नाम से जाना जाती हैं। फिर हम बताए थे अस्थि मज्जा। क्या अस्थि मज्जा बताए थे जिसको बोन मेरो के नाम से जाना जाती हैं। अस्थि मज्जा जो होते हैं अस्थियों के बीच एक जाली की आकार की आकृति होती है, उसी जाली की आकृति को हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होती है। अस्थियां में क्या किसका निर्माण होती हैं? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहाँ मिलता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो मिलता है वो ब्लड में मिलेगा। ब्लड चैप्टर आएगा तो हमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में गहराई से बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही बताए थे हम। फिर हम संधि बताए थे। संधि को इंग्लिश में ज्वाइंट बोलते हैं। कंकाल का स्थान होता है जहाँ पर हड्डियां मुड़ती है, हिलडुल करती है, संधि कहलाती है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा पाई जाती है जिसे हम साइनोवियल गुहा के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम ज्वाइंट बताए कितने तरह के होते हैं? ज्वाइंट तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अचल संधि होती है जिसे हम मूवेबल कहते हैं। स्लाइटली मूवेबल मतलब अपूर्ण संधि होती है, यानी कि पूरी तरह से मूव नहीं करता है। और एक जो होता है फ्रीली मूवेबल जो पूरी तरह से मूव करता है। क्या फ्रीली मूवेबल जो होती हैं वो पूरी तरह से मूव करती हैं। फ्रीली मूवेबल जो होती हैं वो 5 कैटेगराइज में बांटा गया है, जिसे हम बॉल एंड सॉकेट, हिंज बोन, पायरोट बोन, ग्लाइडिंग बोन और लास्ट जो होती है वो सेटल के नाम से बताए थे। ये पांचों जो प्रकार है हम डीप देने का प्रयत्न किए थे। और वो क्या था? इमूवेबल जो होता है वो अचल संधि होती है, यह फिक्स होता है, ये कभी मूव नहीं कर सकता है। जैसे दांत को कभी मूव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। तो दांत क्या होता है? इमूवेबल होती है। साथ में खोपड़ी की बात करेंगे। क्या खोपड़ी की बात करेंगे? तो खोपड़ी भी नहीं मूव करता। क्या खोपड़ी भी होता है वो मूव नहीं कर सकता है। तो खोपड़ी जो होता है वो इमूवेबल के नाम से जाना जाती है। फिर स्लाइटली मूवेबल के नाम से स्लाइटली मूवेबल बताए थे। स्लाइटली मूवेबल जो होती है अपूर्ण संधि होती है। यह संधि भी पूरी तरह मूव नहीं करता है पर थोड़ा थोड़ा मूव जरूर करता है। जैसे हम बात किए थे रिब्स का, क्या पसली की बात किए थे, तो पसली जो मूव थोड़ा थोड़ा किया था। फिर हम कशेरुदंड की बात किए थे, इसे मेरुदंड के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भी क्या करता है? थोड़ा थोड़ा मूव करने का प्रयत्न करता है। फिर हम फ्रीली मूवेबल के नाम से जानते हैं। फ्रीली मूवेबल क्या करता है? पूर्ण संधि। ये पूर्ण संधि वो स्थान है जहां पर वो चीज जो हड्डियां होती हैं, जो संधियां होती हैं, वो पूरी तरह मूव करता है। क्या पूरी तरह से मूव करता है? तो ये फ्रीली मूवेबल होती हैं। जैसे हम बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। कंदुक हल्की जो होते हैं वो बॉल एंड सॉकेट के नाम से जाने जाती हैं। इस प्रकार की संधि में खाली गुहा होता है, हड्डी जहां से एक हड्डी दूसरी हड्डी को जोड़ता है, पैचअप करता है और सभी दिशाओं में मूव करने का काम करता है। जैसे हम बताए थे पेल्विक और फीमर। क्या पेल्विक और फीमर को अटैच करता है, एक गुहा में अटैच करता है, एक खाली स्थान में अटैच करता है, इसलिए इसे बॉल एंड सॉकेट के नाम से जाना जाती हैं। फिर हम बताए थे स्केपुला। स्केपुला जो होती है ह्यूमरस से जुड़ा हुआ होती है। स्केपुला जो होती है ये ह्यूमरस से जुड़ा हुआ होती हैं, तो ये भी एक बड़ा पार्ट में जुड़ा होता है जिसे हम बॉल एंड सॉकेट के नाम से जानते हैं। हिंज जॉइंट जो होती हैं वो कब्जा संधि होती हैं। इसमें एक और खुलता है और दूसरा और नहीं खुलता है। क्या एक और खुलता है दूसरा और नहीं खुलता है, तो हिंज जॉइंट होती हैं। केहुनी और घुटना का एग्जांपल हम लिए थे। पायरोट ग्लैंड जो होती हैं इसका आकार खोटी के समान होती हैं, ये एक दूसरे पर रखा रहती है। जैसे मेरा खोपड़ी जो है वो रखा हुआ है। क्या मेरा खोपड़ी कहीं पर रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ कहाँ पर? पायरोट जॉइंट में। ये जॉइंट एक दूसरे से जॉइंट है। और चौथा जो ग्लाइडिंग बताए थे, क्या ग्लाइडिंग जॉइंट बताए थे, तो ये एक दूसरे फिसलने का काम करता है। क्या फिसलने का काम करता है? जैसे कार्पल हुआ, मेटाकार्पल हुआ, टार्सल हुआ, मेटाटार्सल हुआ, इसमें फिसलने का काम करती हैं, तो ये क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट होती हैं। फिर लास्ट में बताए थे हम सैडल। सैडल जो होती हैं वो बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप होती हैं। जो बॉल एंड सॉकेट काम करता है वो भी यही काम करता है, फ़र्क बस इतना है कि ये छोटा होता है और बॉल एंड सॉकेट बड़ा होता है। फ़र्क इतना ही है। मैं पूरी तरह से हड्डियाँ को कंप्लीट कर दिया। पहले इसका वीडियो 3 वीडियो हम लिए थे, तीनों वीडियो को मैं एक वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि अभी मैं रिवीजन भी कर दिया, चीज़ों को बता भी दिया एंड रिवीजन करके उसको अच्छी तरह से बताने का प्रयास भी मेरा रहा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, चीज़ों को बहुत से लोगों में शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हो पाऊँ, आपके लिए मेहनत करने के लिए रेडी रह पाऊँ। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, अगले मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।